अस्सलामु अलैकुम। हनीफ सुलेमान बोल रहा हूँ। चूँकि आजकल मेरे पैगामात का सिलसिला माजी के कराची के हवाले से है, तो आज मंगो पीर के माजी का ज़िक्र भी करता चलूँ। तो मंगो पीर की कहानी में बयान कर रहा हूँ जो कि दिलचस्पी से खाली नहीं है। बराए मेहरबानी पैगाम पूरा सुनिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे भी उससे मुस्तफ़ीद हों। और अगर कोई कमेंट करना चाहें तो ज़रूर करिएगा ताकि पैगामात में मज़ीद निखार लाया जा सके। और अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। जज़ाकल्लाह। इब्तिदाई दिनों में कराची में 3 बुज़ुर्गों के मज़ार जो है ना वो बहुत मशहूर हुआ करते थे। एक अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार जो कि क्लिफ्टन में है, एक रेलवे लाइन के साथ किसी जिंदा पीर का, और तीसरा मंगो पीर का। अब ये तो याद नहीं कि वो किस तरफ को हुआ करता था, लेकिन इतना इल्म है कि कराची शहर के बहुत बाहर था और वहाँ तक पहुँचने के लिए खटारा सी बस में कोई 3-4 घंटे लग जाते थे। एक टूटी फूटी सी 2 मंजिला बस एम्प्रेस मार्केट से मंगो पीर के लिए चला करती थी कि जिसकी बालाई मंजिल पर छत नहीं होती थी। सारे दिन इसमें इस तरह की सिर्फ 2 बसें ही उधर जाया करती थीं, क्योंकि सफ़र की तवालत के बाइस बहुत कम लोग उस तरफ का रुख करते थे। फिर वहाँ मज़ार के अलावा और कुछ था भी नहीं, जो एक जंगल बयाबान और उजाड़ सी जगह पर वाक़ था, लेकिन जिनका इन पर अकीदा था वो वहाँ पहुँचते थे। मैं सिर्फ़ 2 मरतबा ही वहाँ गया। एक दफ़ा तो घर वालों के साथ और दूसरी बार कई साल के बाद कुछ मेहमानों के साथ जो हर कीमत पर वहाँ हाज़िरी देना और मज़ार के पड़ोस में रिहाइश पजीर मगरमच्छों को देखना चाहते थे। आज मैं इसी किस्से को छेड़ता हूँ ताकि आपको कराची के एक और यादगार मुकाम के बारे में भी कुछ इल्म हो जाए। मंगो पीर जाने के लिए ज़्यादा राह यानी खाने पीने के लिए दोपहर का खाना साथ ले जाना पड़ता था कि वहाँ खाने पीने का कुछ ऐसा ख़ास इंतज़ाम नहीं था। पहली बस एम्प्रेस मार्केट से सुबह 8 बजे रवाना होती थी। सर्दियों के दिनों में जब धूप तेज़ नहीं होती थी तो मुसाफिर बस की बालाई मंजिल पर चढ़कर बैठने को तरजीह देते थे, क्योंकि एक तो यहाँ से आसपास के नज़ारे भले लगते और दूसरा ठंडी ठंडी हवा लुत्फ़ देती थी। ताहम गर्मियों में ऐसा होना मुमकिन नहीं था और लोग नीचे ही बैठते थे। लामोहल्ला इन दिनों में मुसाफिरों की तादाद घट जाती थी। शहर से बाहर निकलकर या तो कच्चा रोड होता था या टूटा फूटा रास्ता कि जिसकी वजह से बस दौड़ती नहीं बल्कि रेंगती थी, और वो भी हिचकोले खाती हुई। चारों तरफ जंगल ही जंगल था। रास्ते में ड्राइवर जगह जगह रुक कर गाड़ी के इंजन में पानी डालता रहता। सफ़र में देखने वाली कोई शय भी नहीं थी। हर तरफ छोटे बड़े पथरीले टीले और थोड़ी सी जंगली झाड़ियाँ भी होती थीं। दोपहर के करीब बस मज़ार से ज़रा पहले रुकी और ड्राइवर ने बताया कि यहाँ करीबी दाएं तरफ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए 2 चश्मे हैं कि जिनमें से एक में गर्म और दूसरे में ठंडा पानी होता है। सब लोग बस से उतरकर इधर को गए तो देखा कि छोटे छोटे 2 तालाब बने हुए थे, जिनकी दीवारों पर मलंगों के हुलियों में कुछ लोग बैठे हुए थे। वो मुसाफिरों को पानी में हाथ डालकर महसूस करने का मशवरा देते, और जब ऐसा किया जाता तो वाकई ही एक तालाब में अच्छा खासा गर्म पानी और दूसरे में थोड़ा सा ठंडा। नीचे कहीं से पानी मुसलसल इन तालाबों में आ रहा था। अच्छा, कुछ लोग तालाब के अंदर घुसे गर्म पानी से नहा रहे थे। इनको याद दहानी करा दी गई थी कि जो भी इस गर्म पानी के चश्मे में गुस्ल करेगा उसकी सारी जल्दी और रूहानी बीमारियां दूर हो जाएंगी। और उस वक्त तो हमें भी यकीन करने के अलावा कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि इतनी तालीम भी नहीं थी, बल्कि अभी भी अपना शुमार ज़रा बड़ी उम्र के बच्चों में ही होता था। बाद अज़ां जब कुछ बड़े हुए तो पता लगा कि ऐसे पानी में गंधक की आमेज़िश होती है जिससे ये पानी गर्म रहता है। अच्छा, बहरहाल दोबारा बस में बैठकर थोड़ा आगे जाकर पत्थर की बनी हुई कुछ पुरानी कब्रें आईं और फिर एक छोटा सा कब्रिस्तान भी था। फिर उसके बाद एक बड़ी सी झाड़ी के साथ ही ज़रा नशेब में एक वसी अहाते में बाबा जी का मज़ार था, जिसकी दीवार पर मोटे अल्फाजों में उनका पूरा नाम ख्वाजा हसन सखी सुल्तान उर्फ मंगो पीर तहरीर किया हुआ था। तब तो ये सादा सा एक कमरे का मज़ार होता था। आसपास 1-2 दरख्त लगे हुए थे कि जिन पर बेशुमार रंग बिरंगी झंडियाँ और ख़वातीन के दुपट्टे और परांदे लटके हुए और टिंगे हुए नज़र आते थे। अच्छा, मज़ार के अहाते में भी कुछ मलंग बैठे हुए थे। हम लोगों ने हस्बे रिवायत फातिहा पढ़ी और बाहर निकल आए। अच्छा, मज़ार के पहलू से सीढ़ियाँ नीचे की तरफ उतर जाती थीं
कच्चे रास्ते पर कुछ दूर चलने के बाद एक अहाता नज़र आता जहाँ एक बेहद गंदे और बदबूदार तालाब में दर्जनों के हिसाब से देव कामत मगरमच्छ तैरते फिरते थे। इनका सिर्फ सर और जिस्म का बाला हिस्सा ही नज़र आता था, बाकी वो पानी में ही डूबे रहते थे। इनके कुछ ढीले और सुस्तुल वजूद साथी किनारे पर आंखें मूंदे बेसुध पड़े हुए थे। कभी कभार आंखें खोलते या लौटनियाँ लगाते तो तभी पता चलता था कि वो भी कोई ज़िंदा मखलूक हैं। वहाँ बयान की गई कुछ कहानियों के मुताबिक इनमें से चंद एक की उम्रें यानी मगरमच्छों की इतनी ज़्यादा थी कि वो बाबा जी के ज़माने के यानी कोई 600-700 बरस पुराने थे। जाहिर है कि जब इस किस्म की रिवायतें मज़हब के साथ नथी कर दी जाएं तो किसकी हिम्मत है कि बयान की गई हकीकतों से इनकार करे। सब इन कहानियों को तस्लीम करते और सुनाने वाले के कलाम पर सर झुका लेते थे। हालांकि साइंसी तहकीक के मुताबिक ऐसे मगरमच्छों की औसत उम्र 70 से 80 बरस से ज़्यादा नहीं होती, मगर वहाँ बैठकर मलंगों के साथ इस बात पर बहस करें तो इनके हाथों बेइज्जती और तशद्दुद के इम्कानात काफ़ी रोशन रहते हैं। अच्छा, मज़ार की ज़ियारत के लिए आए हुए लोग इन मगरमच्छों को खिलाने के लिए अपने साथ गोश्त के बड़े बड़े पार्चे लाते थे। ताहम वहाँ का रखवाला एक मखसूस वक्त पर बुलंद आवाज़ से सीटी बजाता और मुँह से एक ख़ास आवाज़ निकालता। इसके हाथ में एक बड़ी सी लाठी होती थी। ये आवाज़ सुनते ही पानी में हलचल मचती और सब मगरमच्छ तैरते हुए तालाब के किनारे पर आ जाते। फिर वो एक जो उसके हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में कोई आधा सेर के करीब गोश्त के बड़े बड़े पार्चे होते थे, जो वो लेकर किसी भी मगरमच्छ के करीब जाता और लाठी से इसके सर पर हल्का सा ठोका देता। वो मगरमच्छ अपना भावड़ा सा मुँह खोलता तो ये उसमें गोश्त फेंक देता। खाना मिलते ही ये तैरता हुआ मगरमच्छ पीछे गहरे पानी में चला जाता और इसकी जगह लेने कोई दूसरा आ जाता। यूँ यह सिलसिला जारी रहता। गर्ज आधे घंटे में वो मुलाजिम सबको खिला पिला कर तालाब से बाहर आ जाता और वापस मज़ार की तरफ चला जाता। इसके बाद एक बार फिर हर तरफ सन्नाटा छा जाता था। शाम 4 बजे वहाँ से वापसी का सफ़र शुरू होता था। आखिरी बस के निकलते ही मज़ार का इलाका एक बार फिर उजाड़ हो जाता था और चंद मलंगों और 2-3 दर्जन मगरमच्छों के अलावा वहाँ कोई जी रूह ना होता था। इशा की अज़ान के बाद ही लोग वापस अपने घरों को पहुँचते थे। आज के पैगाम का इख्तिताम हुआ। अपने आइंदा पैगाम में कराची के समंदरी इलाके केमाड़ी और मनोड़ा का तस्करा होगा कि वहाँ क्या क्या होता था और लोग किस तरह ज़िंदगी बसर करते थे। यह पैगाम भी दिलचस्पी से खाली नहीं, इसलिए अगले पैगाम तक इंतज़ार कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।